और डिस्कशन की शुरुआत करेंगे वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी से। वर्नर साहब जो हैं, इनके बारे में मैं क्या बताऊं आपको, कुछ इनफैक्ट इनके बारे में कुछ भी कहना कम होगा। आप ये समझ लो कि वर्नर साहब ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में उस समय डिस्कस किया है जब हमको ये भी नहीं पता था कि कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है या आयनिक बॉन्ड क्या होता है, मतलब इवन बॉन्ड क्या होता है ये तक नहीं पता था। और उन्होंने लैबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स की मदद से काफी कुछ हमको बताने की कोशिश की। एक बात का ख्याल रखिएगा जो मैं पहले ही बोल देना चाहता हूं, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि वर्नर साहब ने जब थ्योरी ये प्रपोज की है तो ध्यान रहे कि उस समय तक पॉजिटिव लिगैंड जो हैं, पॉजिटिव लिगैंड की अगर मैं बात करूं तो पॉजिटिव लिगैंड वेर नॉट डिस्कवर्ड। उस समय तक पॉजिटिव लिगैंड्स की डिस्कवरी नहीं हुई थी। ये इंपॉर्टेंट चीज रहेगी, ध्यान रखिएगा। मतलब वर्नर साहब ने जब अपनी कोऑर्डिनेशन थ्योरी प्रपोज की है तो उस समय तक हमको ये नहीं पता था कि साहब पॉजिटिव लिगैंड भी हो सकते हैं। तो इन्होंने अपना थ्योरी का शुरुआत इस पहले पोस्टुलेट से किया कि सेंट्रल एटम शोज टू टाइप्स ऑफ वैलेंसीज। आप ध्यान दीजिएगा, उन्होंने कहा कि साहब आपका जो सेंट्रल एटम है, केंद्रीय परमाणु, वो दो तरह की संयोजकता, दो तरह की वैलेंसी शो करता है। वन ऑफ देम इज प्राइमरी वैलेंसी एंड द अदर वन इज सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी इज बेसिकली द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम, मतलब जो आपकी प्राथमिक संयोजकता है या प्राइमरी वैलेंसी है, दिस इज इक्वल टू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम। जैसे कोई भी लेट्स से आपके पास कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, मान लो K4FeCN6, तो यहां जो सेंट्रल एटम आयरन है, इसकी अगर मैं कहूं कि साहब प्राइमरी वैलेंसी क्या है, तो आप फटाफट ना इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल दो। और ऑक्सीडेशन नंबर निकालना ये तो क्लास 11th में आपने पढ़ा ही है कि भाई पोटेशियम अगर +1 है तो 4 पोटेशियम के लिए +4, आयरन X हो गया, साइनाइड 6 है और साइनाइड पर चार्ज -1। ये तो आपको पता होगा कि आयंस का चार्ज हम डायरेक्टली यूज करते हैं, तो 6 × -1 = 0, सो X = आ जाएगा +2। सो दिस +2 इज द प्राइमरी वैलेंसी ऑफ आयरन एटम। तो ये इनका पहला पॉइंट था कि दो तरह की वैलेंसी है, उसमें से पहला वैलेंसी है प्राइमरी वैलेंसी, और प्राइमरी वैलेंसी जो है वो हमारे एलिमेंट के ऑक्सीडेशन नंबर के बराबर होता है। इसके बाद इन्होंने कुछ और चीजें लिखी हैं कि प्राइमरी वैलेंसी आयोनाइजेबल है, नॉन डायरेक्शनल है, सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयंस। ओके, इसका क्या मतलब है? ध्यान रखिएगा कि शुरुआत में हमारे पास बड़े ही लिमिटेड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स थे। तो अगर मैं उस समय के किसी एक एग्जांपल को लेकर आपसे डिस्कस करूं कि जैसे मान लीजिए आपके पास कॉम्प्लेक्स है कोबाल्ट का COH2O होल 6 और इस डब्बे से बाहर लेट से Cl3। अब अगर आप यहां कोबाल्ट का प्राइमरी वैलेंसी निकालें तो X प्लस वाटर न्यूट्रल है, क्लोराइड आयंस के लिए -1 तो 3 के लिए -3, तो X बराबर +3। मतलब यहां पर कोबाल्ट के ऊपर +3 चार्ज है, और ऑब्वियस सी बात है कि ये पॉजिटिव चार्ज सेटिस्फाई करने के लिए नेगेटिव आयन चाहिए। तो फिर नेगेटिव आयन जो इसको सेटिस्फाई करेंगे वो कौन है? 3 क्लोराइड आयन। ध्यान देना भाई, वर्नर साहब जब ये डिस्कस कर रहे हैं तो कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं। उस समय तक हमें नहीं पता था, कि पॉजिटिव लिगैंड होते हैं। उस समय हमें नहीं मालूम था कि मेटल पर प्राइमरी वैलेंसी नेगेटिव भी हो सकती है। मतलब हमें सिर्फ ये पता था कि मेटल पर नेगेटिव चार्ज नहीं होगा, मेटल पर पॉजिटिव आएगा, मेटल की प्राइमरी वैलेंसी पॉजिटिव होगी, तो ऑब्वियसली उसको सेटिस्फाई करने के लिए वहां पर कौन होंगे? नेगेटिव आयंस। इसलिए उन्होंने रूल बनाया कि दीज प्राइमरी वैलेंसीज आर सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयंस। तो आप समझ ही गए होंगे। दूसरा, आयोनाइजेबल है। ऑब्वियसली आपको पता है कि ये कॉम्प्लेक्स अगर फर्दर ब्रेक भी होगा तो ये जो डब्बा है तुम्हारा, मींस जो बिग ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, ये डब्बा ब्रेक नहीं होगा, बस 3 क्लोराइड आयन जो है वो सेपरेट हो जाएंगे। तो प्राइमरी वैलेंसी नेगेटिव आयन से सेटिस्फाई होती है, मतलब पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव आयन से सेटिस्फाई होगा। प्राइमरी वैलेंसी इज आयोनाइजेबल एंड साइमल्टेनियसली प्राइमरी वैलेंसी इज नॉन डायरेक्शनल। आपको पता होगा कोवैलेंट बॉन्ड डायरेक्शनल होता है और आयनिक बॉन्ड नॉन डायरेक्शनल। चूंकि प्राइमरी वैलेंसी आयनिक बॉन्ड से लगी हुई है जो इजीली आयोनाइज हो जाएगी, सेपरेट हो जाएगी, तो उसका कोई स्पेटियल अरेंजमेंट या कोई स्पेसिफिक शेप नहीं आएगा।
इसलिए उन्होंने ये कहा कि हमारी जो प्राइमरी वैलेंसी है वो नॉन डायरेक्शनल है। तो हम पहले मुद्दे पर बात कर रहे हैं, पोस्टुलेट 1, कि सेंट्रल एटम शोज 2 टाइप्स ऑफ वैलेंसीज। उनमें से पहला था हमारा, आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये फर्स्ट था, उसमें हमारा प्राइमरी वैलेंसी, और दूसरा हमारा है सेकेंडरी वैलेंसी, या जिसको हम ऑक्सिलियरी वैलेंसी भी कहते हैं, या हम लोग इसको कोऑर्डिनेशन नंबर भी कहते हैं। ऑक्सिलियरी वैलेंसी या कोऑर्डिनेशन नंबर। ओके, ध्यान दीजिएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर या ऑक्सिलियरी वैलेंसी। देखिए यहां पर अगर मैं लेट से ये कोबाल्ट वाला कॉम्प्लेक्स दोबारा यहां पर लिखूं, COH2O होल 6 और डब्बे के बाहर Cl3, तो देखिए यहां पर कोबाल्ट की जो प्राइमरी वैलेंसी है जो हमने सॉल्व किया वो +3 आया, और वो सेटिस्फाई किससे हो रहा है? 3 नेगेटिव आयंस से। वहीं अगर मैं सेकेंडरी वैलेंसी की बात करूं, जिसको कि कोऑर्डिनेशन नंबर भी कहते हैं, तो 6 है। क्यों? क्योंकि यहां पर आपके पास वाटर मॉलिक्यूल है 6, और हर एक वाटर मॉलिक्यूल कोबाल्ट को एक लिगैंड जो है लोन पेयर देगा, और वाटर चूंकि मोनोडेंटेट है, जैसा कि हम पीछे की क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं, तो अगर वाटर एक मोनोडेंटेट लिगैंड है तो एक वाटर एक लोन पेयर देगा। इस तरह से कोबाल्ट को टोटल कितने लोन पेयर मिल जाएंगे? 6 लोन पेयर्स मिल जाएंगे, और इसलिए हम यहां पर कह रहे हैं कि ये जो है आपका कोऑर्डिनेशन नंबर या सेकेंडरी वैलेंसी यहां पे 6 आ जाएगी। तो सेकेंडरी वैलेंसी को कैसे डिफाइन किया जाए? तो देखिए यहां लिखा हुआ है, इट इज नंबर ऑफ लोन पेयर्स एक्सेप्टेड बाय सेंट्रल एटम फ्रॉम लिगैंड्स। मतलब लिगैंड्स से कितने लोन पेयर एक्सेप्ट किए गए, कितने टोटल लोन पेयर लिगैंड से एक्सेप्ट किए गए, दिस इज द कोऑर्डिनेशन नंबर और सेकेंडरी वैलेंसी। यहां पर आप ये कंफ्यूज मत होइएगा इस बात को लेकर कि जैसे अगर मैं एक छोटा सा यहां पर क्वेश्चन सॉल्व करूं आपके लिए, ठीक है, जरा देखिएगा। अगर एक क्वेश्चन सॉल्व किया जाए इस बातचीत को थोड़ा सा और आपको क्लियर करने के लिए, कि जैसे मान लीजिए यहां पर मैं आपको देता हूं कॉम्प्लेक्स, यहां पर अगर आप बता दें मुझे नंबर ऑफ लिगैंड्स, ओके, यहां पर आप बता दें इसका प्राइमरी वैलेंसी, और फिर आप बता दें सेकेंडरी वैलेंसी, और एक दो एग्जांपल मैं यहां पर ले रहा हूं। तो मान लेते हैं कि पहला कॉम्प्लेक्स है हमारा FeCN होल 6, नोट करिए आप लोग फटाफट और इसको सॉल्व करिए। -4, इसमें कितने लिगैंड हैं, प्राइमरी वैलेंसी क्या है और सेकेंडरी वैलेंसी क्या है। नेक्स्ट इज FeEN होल थ्राइस, और यहां पर चार्ज है +2, और अगला है Fe, और यहां लिगैंड है तुम्हारा EDTA, अगर आप पहचान रहे होंगे पीछे हमने बात की है, और लेट से इस पर चार्ज है -1। तो इन तीनों में आपको यह बताना है कि किसमें कितने लिगैंड है, नंबर ऑफ लिगैंड्स क्या है, सेंट्रल एटम की प्राइमरी वैलेंसी क्या है, और सेंट्रल एटम की सेकेंडरी वैलेंसी क्या है। तो आप वीडियो को पॉज करके फटाफट सॉल्व करते हैं, कर लीजिए, मैं यहां पर आपको इसका आंसर दे रहा हूं। ओके, जैसे FeCN होल 6 साइनाइड लिगैंड है, और लिगैंड्स की जो संख्या है, लिगैंड्स की संख्या जो है वो कितनी है? 6 है, 6 साइनाइड लिगैंड है। यहां पर साइनाइड लिगैंड्स का जो नंबर है वो कितना है? 6 है। ओके, एट द सेम टाइम अगर आप प्राइमरी वैलेंसी निकालने की कोशिश करो तो आप सॉल्व करके देखो, शायद यहां पर +2 आएगा, और सेकेंडरी वैलेंसी 6 है, क्योंकि साइनाइड एक मोनोडेंटेट लिगैंड है, साइनाइड एक मोनोडेंटेट लिगैंड है, और 6 साइनाइड एटम्स हैं, तो हर एक साइनाइड अगर एक लोन पेयर देगा तो टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर्स जो आ जाएंगे वो 6 हो जाएंगे। सेकंड एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो आयरन का प्राइमरी वैलेंसी फिर से आप चेक करो, +2 आएगा प्राइमरी वैलेंसी। नंबर ऑफ लिगैंड्स यहां पर कितने हैं? 3 लिगैंड है। EN जो है वो 1 है, और होल थ्राइस तो 3 लिगैंड आ गए। प्राइमरी वैलेंसी तुम सॉल्व कर लो, आयरन पर X है, EN पर 0 है, बराबर आयन का चार्ज +2, तो यहां से प्राइमरी वैलेंसी आ जाएगी +2। लिगैंड्स 3, प्राइमरी वैलेंसी 2, लेकिन सेकेंडरी वैलेंसी साहब फिर से 6 है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा जो EN है वो कैसा लिगैंड है? EN एक बाई डेंटेट लिगैंड है।
कैसा है? बाइडेंटेट, मतलब एक ईएन 2 लोन पेयर आपको देगा, तो फिर 3 ईएन मिलकर 6 लोन पेयर। तो देखिए नंबर ऑफ लिगेंड्स और सेकेंडरी वैलेंसी, या जिसको आप कोऑर्डिनेशन नंबर भी कहते हो, वो हमेशा बराबर हो ऐसा जरूरी नहीं है। इसीलिए अगर आप कहोगे कि कोऑर्डिनेशन नंबर बराबर नंबर ऑफ लिगेंड्स, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा नंबर ऑफ लिगेंड्स के बराबर नहीं होता है। हाँ, हो सकता है अगर आपके सारे लिगेंड मोनोडेंटेट हैं, क्योंकि अगर सारे लिगेंड मोनोडेंटेट हैं तो जितना लिगेंड होगा उतना ही लोन पेयर मिलेगा। बट ये रूल गलत है कि हमेशा लिगेंड्स की संख्या कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर होगी। जैसा कि आप सेकंड केस में देख भी रहे हैं कि यहां पर जो नंबर ऑफ लिगेंड है वो 3 ही है, लेकिन इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 6 है, क्योंकि एक ईएन 2 लोन पेयर देगा, तो 3 ईएन आपको जो है वो टोटल 6 लोन पेयर देगा। फाइन, ओके, आगे बढ़ते हैं। अगले अगर कॉम्प्लेक्स की मैं बात करूं तो यहां भी आयरन नंबर ऑफ लिगेंड्स यहां देखो एक ही है, भाई ईडीटीए अकेला ही है ना। और अगर प्राइमरी वैलेंसी निकालें तो आयरन का हो गया x, ईडीटीए पर -4 होता है। भाई लिगेंड्स तो आपको याद रखना पड़ेगा ना, -4 इक्वल टू इस पर जो चार्ज है कॉम्प्लेक्स पर, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा? +3। तो प्राइमरी वैलेंसी यहां पर +3 हो गया। अब अगर मैं लिगेंड तो एक है, तो अगर अब पूछा जाए आपसे कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ क्या है, तो अगर आप लोगों को याद होगा तो ईडीटीए अपने आप में हेक्साडेंटेट लिगेंड होता है। मींस अकेला ईडीटीए जो है 6 लोन पेयर देने के लिए सक्षम है, उसकी कैपेसिटी 6 लोन पेयर डोनेशन की है, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर अगेन क्या आएगा? 6। तो अब अगर आपको मेरी बात समझ आ गई हो तो कोऑर्डिनेशन नंबर लिगेंड्स के बराबर नहीं होता है। हो सकता है जैसे ये देखो 6 और 6 बराबर था, कब? जब आपके लिगेंड कैसे हैं? मोनोडेंटेट। अदरवाइज कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा बराबर होता है कि कितने लोन पेयर आपने वहां से टोटल गेन किए। फाइन, तो पहला पॉइंट ये हो गया। सेकंड है नॉन आयनाइजेबल, ऑब्वियसली, क्योंकि कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के अंदर कुछ भी जो रखा होगा, जैसे COH2O होल 6 और Cl3, जरा समझिएगा, यहां पर प्राइमरी वैलेंसी +3 है एंड इट इज सेटिस्फाइड बाय 3 क्लोराइड आयंस, और सेकेंडरी वैलेंसी या कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है एंड इट इज सेटिस्फाइड बाय 6 वाटर मॉलिक्यूल्स। भाई सेकेंडरी वैलेंसी मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर, तो वो कहां से सेटिस्फाई हो रहा है? वाटर से। ये नॉन आयनाइजेबल के साथ साथ डायरेक्शनल है, क्योंकि इन्हीं वाटर मॉलिक्यूल्स की वजह से जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे, तो आगे चल के बात करेंगे कि इनका निश्चित हाइब्रिडाइजेशन होगा, शेप होगा, ज्योमेट्री होगा। एक बात जो थर्ड नंबर पर लिखी है कि इट इज सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयंस एज वेल एज न्यूट्रल लिगेंड्स। नेगेटिव आयंस और न्यूट्रल लिगेंड से सेटिस्फाई होता है। ध्यान देना, अगर मैं आपके लिए एक थोड़ा डिफरेंट एग्जांपल लूं, यहां पर जरा देखें, जैसे कोबाल्ट है, यहां पर H2O है, Cl है, H2O होल 5 है और 2 क्लोरीन बाहर है। अगर इस कॉम्प्लेक्स में आप प्राइमरी वैलेंसी देखें तो कोबाल्ट का फिर से +3 आया है और सेकेंडरी वैलेंसी अगेन 6 है। क्वेश्चन है कि इसकी प्राइमरी वैलेंसी +3 कैसे सेटिस्फाई हो रही है, तो +3 सेटिस्फाई हो रही है 3 क्लोराइड आयन से, और 6 सेकेंडरी वैलेंसी कैसे सेटिस्फाई हो रही है? वो सेटिस्फाई हो रही है 5 वाटर मॉलिक्यूल से और 1 क्लोराइड से। तो अगर आप ध्यान दें तो एक क्लोराइड आयन जो कॉम्प्लेक्स के अंदर है वो प्राइमरी को भी सेटिस्फाई कर रहा है और सेकेंडरी को भी सेटिस्फाई कर रहा है। जो आपका एक क्लोराइड आयन जो डब्बे के अंदर है वो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि अगर कोबाल्ट पर +3 है तो ये तो क्लियर हो गया ना कि 3 नेगेटिव चाहिए, तो 3 क्लोराइड हैं, और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए 5 वाटर 1 क्लोराइड। तो ऐसा भी हो सकता है कि जो नेगेटिव आयन है वो प्राइमरी और सेकेंडरी किसी में दोनों को सेटिस्फाई करे। समझ आई बात? प्राइमरी को हमेशा नेगेटिव सेटिस्फाई करेगा, लेकिन सेकेंडरी को नेगेटिव भी सेटिस्फाई कर सकता है और न्यूट्रल भी सेटिस्फाई कर सकता है। ऑब्वियसली मैं पॉजिटिव की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि उस समय तक पॉजिटिव लिगेंड डिस्कवर ही नहीं हुए थे। ओके, तो आप लिख लीजिए इसको रोक के और हम आगे बढ़ते हैं। तो ये था पहला पोस्टुलेट। मैं याद दिला दूं, हम बात कर रहे हैं वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी पर।
इस पर भी काफी टाइम क्वेश्चन आ चुका है और आता रहता है। तो इसका पहला पोस्टुलेट था कि सेंट्रल एटम के दो तरह की वैलेंसी होती है, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी। आगे बढ़ते हैं, पोस्टुलेट 2। पोस्टुलेट 2 एक बड़ा सिंपल सा पॉइंट है यहां पर, अगर आप देखें कि आयंस और ग्रुप्स अटैच्ड टू सेंट्रल एटम बाय सेकेंडरी वैलेंसी हैव डिफरेंट अरेंजमेंट फॉर डिफरेंट कोऑर्डिनेशन नंबर। स्पेटियल अरेंजमेंट का मतलब उनकी ज्योमेट्री से है। जैसे आगे चल के पढ़ेंगे इस पॉइंट से रिलेटेड कि कभी वो स्क्वायर प्लेनर होगा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 पे, कभी टेट्राहेड्रल होगा, तो कभी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 पर ऑक्टाहेड्रल होगा। मतलब अलग अलग कोऑर्डिनेशन नंबर का अलग अलग स्पेटियल अरेंजमेंट या ज्योमेट्री होता है। ये इनका सेकंड पॉइंट था। थर्ड पॉइंट इन्होंने कहा कि ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर शेप्स आर कॉमन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर अरेंजमेंट जो है वो कॉमन होते हैं। चलिए, ये एक सिंपल सा पॉइंट था, आगे बढ़ते हैं। इसी से रिलेटेड देखिए एक छोटा सा रिजल्ट मैंने लिख रखा है, इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखिएगा कि कोऑर्डिनेशन नंबर 2, 4, 6 कॉमन है, 3, 5, 7 लेस कॉमन, 8 और उससे ज्यादा रेयर है ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। मतलब हमारे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में 2, 4, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा मिलता है क्योंकि उससे हमारा कॉम्प्लेक्स जो है ना वो सिमेट्रिकल आता है, और आप जानते हैं सिमेट्री मतलब स्टेबिलिटी। 3, 5, 7 भी है लेकिन थोड़ा कम है रिलेटिवली, और 8 या उससे ज्यादा बहुत कम है क्योंकि एक सेंट्रल एटम के चारों तरफ 8-8 लिगेंड या 8-8 बॉन्ड बनाना पॉसिबल नहीं है। साइज की प्रॉब्लम है, स्टेरिक हिंड्रेंस। बट मैं ये भी नहीं कहूंगा कि ऐसा असंभव है। जैसे कुछ एक एग्जांपल आपके सामने हैं भी, IF8- और XeF8-, जहां आप देख सकते हो कि कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है। आयोडीन 8 फ्लोरीन से जुड़ा है, जेनॉन 8 से जुड़ा है, लेकिन ये कॉमन नहीं है, ये रेयर है। ओके, अच्छा एक बात और आपको बताना चाहूंगा कि हमारे कंपाउंड का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो किस बात पर डिपेंड करेगा। मतलब किसी का कोऑर्डिनेशन नंबर डिपेंड्स ऑन, किन बातों पर डिपेंड करेगा। पहला, इस बात पर डिपेंड करेगा कि चार्ज बाई साइज का रेशियो क्या है ऑफ मेटल कैटायन। आप लोगों को केमिकल बॉन्डिंग में अगर फजान्स रूल याद होगा, पता नहीं उतना आप रिकॉल कर पा रहे हैं कि नहीं, लेकिन वहां फजान्स रूल जो आप पढ़ते हो केमिकल बॉन्डिंग में, तो उसमें आपने ये पढ़ा होगा कि चार्ज बाई साइज को ही हम फाई कहते हैं, आयनिक पोटेंशियल, चार्ज बाई साइज। और कहते हैं कि आयनिक पोटेंशियल जितना ज्यादा होगा, कॉम्प्लेक्स फार्मिंग टेंडेंसी या कॉम्प्लेक्सेशन कह लो, कॉम्प्लेक्सेशन उतना ही इजियर होगा। एक तो ये है। दूसरा, ऑब्वियसली ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि साइज ऑफ लिगेंड क्या है, क्योंकि छोटा लिगेंड होगा तो इजिली एकोमोडेट होगा, तो ज्यादा एकोमोडेट हो सकते हैं। बड़ा लिगेंड होगा तो कम एकोमोडेट होंगे, साइज फैक्टर लग जाएगा। और यही कारण है कि हर एक मेटल का ना कोऑर्डिनेशन नंबर ऑलमोस्ट निश्चित होता है, फिक्स होता है। जैसे आयरन +2 स्टेट में निश्चित है कि या तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा या 6 होगा। लेड +2 में कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा 4 होगा। तो ये निश्चित भी है इसी वजह से ना, क्योंकि एक पर्टिकुलर मेटल कैटायन का एक पर्टिकुलर साइज होगा, तो निश्चित है कि उसके चारों तरफ कितने लिगेंड या कितने बॉन्ड बनाए जा सकते हैं। और अगर आप लोग चाहें तो मैं आपको एक पूरा लिस्ट यहां दे रहा हूं, ठीक है। अगर आप इतना हिम्मत कर सकते हैं तो मैं ये भी नहीं कहूंगा आप इसको रट डालिए पूरा, लेकिन जो लोग आप में से थोड़ी सी हिम्मत दिखा सकते हो तो इस लिस्ट को लर्न किया जा सकता है, मेमोराइज कर सकते हो आप। देखो जरा इसमें क्या है आपके सामने कि सिल्वर प्लस कॉपर प्लस गोल्ड प्लस, जो हमारे क्वाइनेज मेटल्स हैं, क्वाइनेज मेटल समझ रहे हो ना, जिनके सिक्के बनाए जाते हैं, तो इन क्वाइनेज मेटल्स का कोऑर्डिनेशन नंबर ऑक्सीडेशन स्टेट +1 में, जब कॉपर +1 है, सिल्वर +1 है, गोल्ड +1 है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 या 4 हो सकता है। मैग्नीज +2 से लेकर आप देख रहे हैं कॉपर +2 तक कोऑर्डिनेशन नंबर 4 या 6 दोनों हो सकता है। हां, आयरन +2 का 6 है। ओके, इसके बाद कैडमियम +2 का 4 या 6 है, बट जिंक +2 का सिर्फ 4, और मरकरी +2, पैलेडियम +2,
प्लेटिनम +2, टिन +2, लेड +2 सबका 4 है, ये फिक्स है। आप इसको अगर लर्न कर लेते हो तो काफी मदद मिलेगी हमें आगे। इसमें स्पेशली इनके बारे में कहूंगा थोड़ा और केयरफुली, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो इन्हीं के परिवार का एक सदस्य है निकेल +2, और निकेल +2 का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 या 6 हो सकता है, जबकि पैलेडियम +2 और प्लेटिनम +2 का सिर्फ 4 है। हाँ, यही पैलेडियम +2 और प्लेटिनम +2 जब ऑक्सीडेशन नंबर +4 में आते हैं, पैलेडियम +2 और प्लेटिनम +2, दिस इज पैलेडियम, ओके, पैलेडियम +4 में और प्लेटिनम +4 में 6 है। ऐसे टिन +2 प्लस और लेड +2 में 4 है, लेकिन टिन +4 और लेड +4 में 6 है। तो थोड़ा का सा कुछ इंपॉर्टेंट भी है। ऑक्सीडेशन स्टेट 3 में आप देख सकते हो ऑलमोस्ट ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो सबका 6 ही है, आयरन का, कोबाल्ट का, निकेल, रोडियम, इरिडियम, मैग्नीज सबका। गोल्ड +3 स्पेशली 4 ही है, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड अगर आप लोगों को एक कॉम्प्लेक्स याद आता हो KAuCl4, जिस पर हम चर्चा करेंगे सॉल्ट एनालिसिस टॉपिक में। एल्यूमिनियम +3 भी थोड़ा सा स्पेशल है कि कब ये 4 है और कब ये 6 है। तो ध्यान रखिएगा, एक कंपाउंड आप लोग पढ़ते हो Al2Cl6 डाइमर, डाइमर ऑफ एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, दिस इज एक्चुअली डाइमर ऑफ AlCl3, और आप लोगों को याद होगा तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ ऐसे होता है, दिस एल्यूमिनियम, इसके बाद यहां पर ब्रिज बॉन्डिंग होती है, दिस इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड बेसिकली, क्लोरीन कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यहां क्लोरीन और क्लोरीन, और ये गैस फेज में रहता है, गैस या लिक्विड फेज में, ओके। तो यहां पर अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो हर एक एल्यूमिनियम के चारों तरफ, हर एक एल्यूमिनियम के चारों तरफ आप देख सकते हो 4 क्लोरीन एटम है। इस एल्यूमिनियम के चारों तरफ 4 क्लोरीन है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4, और उस एल्यूमिनियम के चारों तरफ भी 4 क्लोरीन है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4। जबकि जब ये सॉलिड फेज में रहता है तुम्हारा एल्यूमिनियम +3, तो देखिए इसका फार्मूला है AlH2O6 और Cl3, जिसको कई जगहों पर AlCl3.6H2O भी लिखा गया है। तो यहां पर आपको दिख रहा होगा कि एल्यूमिनियम का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। तो सॉलिड फेज में एल्यूमिनियम +3 का कोऑर्डिनेशन नंबर 6, और गैस फेज या लिक्विड फेज में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 जब ये डाइमर की तरह रहता है। तो ये एक लिस्ट है, अगर आप लोग थोड़ा सा कोशिश करेंगे और याद रखेंगे तो शायद हमें काफी मदद मिल सकती है आगे के डिस्कशन में। किस तरह की मदद मिल सकती है, अगर मैं इसको लेकर एक दो क्वेश्चन आपको समझाऊं। देखिएगा यहां पर जैसे प्लेटिनम, मैं प्लेटिनम का एक एग्जांपल पहले लेना चाहूंगा और फिर आयरन का, आपको 2 क्वेश्चन समझाने के लिए। देखो प्लेटिनम +2 में 4 होता है, और आयरन +2 में 6 होता है, और आयरन +3 में भी 6 होता है। मैं बताना चाहूंगा कि एक आध एग्जांपल मैं देना चाहूंगा आगे चल के जहां आयरन +2 में 4 भी है। थोड़े रेयर कंपाउंड्स हैं जैसे FeCl4-2, ये आयरन +2 का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का है। तो आयरन +2 4 या 6, आयरन +3 6, ओके, प्लेटिनम +2 4। ये नोट कर लेना, वीडियो पॉज करके मैं आगे बढ़ रहा हूं। देखिएगा एक दो एग्जांपल देखते हैं। जैसे अगर आप इस तरह का एक क्वेश्चन सोचिए, ध्यान दो, जैसे अगर आपसे कहा जाए कि साहब K4FeCN6 में इस डब्बे पर पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, जरा ये बताइए। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करना हमारे लिए बहुत आसान है। इसलिए आसान है क्योंकि यहां पर तुमको ये मालूम है कि फटाफट डब्बे को तोड़ देना है, कैटायन 4K+ अलग हो गया और एनायन FeCN6-4 ये अलग हो गया। लेकिन अगर यही क्वेश्चन यहां आ जाए कि इसमें कैटायन और एनायन पर क्या क्या चार्जेस हैं, तो थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी ना भाई। ये वाला पार्ट भी कॉम्प्लेक्स पार्ट है और ये वाला पार्ट भी कॉम्प्लेक्स पार्ट है। तो अब यहां पर क्वेश्चन अराइज होता है कि कैसे से आप पता करेंगे कि कैटायन कौन है और एनायन कौन है, ऊपर से चार्जेस क्या हैं ये भी पता करना पड़ेगा। तो अब यहां पर आपकी मदद करेगा जो पिछला लिस्ट मैंने आपको लिखवाया। उस लिस्ट का अगर आपको आइडिया नहीं है तो आप नहीं कर पाओगे, लेकिन अभी कर लोगे, हम लोग कर लेंगे। देखो कैसे, आपको दिख रहा होगा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है
और यहां भी दिख रहा होगा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। भाई अमोनिया मोनोडेंटेट, क्लोरीन मोनोडेंटेट, तो यहां भी 4 अमोनिया, वहां 4 क्लोराइड, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4, कोऑर्डिनेशन नंबर 4। और अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4, तो अभी हमने पीछे पढ़ा कि साहब कोऑर्डिनेशन नंबर जब 4 होगा तो प्लेटिनम का प्राइमरी वैलेंसी +2 होगा। अब तुम जरा ऐसे सोचो कि अगर प्लेटिनम का प्राइमरी वैलेंसी +2 है तो पहले डब्बे में Pt है और NH3 है, प्लेटिनम का चार्ज +2 है, अमोनिया का 0 है, सब जोड़ देंगे तो इस डब्बे पर कितना आएगा? +2। भाई ये बात तो आपको मैं पहली ही क्लास में सिखा चुका हूं कि डब्बे पे जो चार्ज है दैट इज नोन एज एक्सेस चार्ज। और वो कैसे आता है? डब्बे के अंदर जो लोग भी हैं उनका चार्ज सम कर लीजिए। तो प्लेटिनम का +2, अमोनिया न्यूट्रल, सो 0, टोटल चार्जेस +2। एंड इन सेकेंड पार्ट PtCl4 -2, in this case also primary valency of platinum is +2 and for 4 chloride ions it is -4, so the excess charge will be -2। तो इस तरह से आप बता सकते हो कौन कैटायन है और कौन एनायन है। अगर आप ट्राई करना चाहें तो आप वीडियो पॉज करो और 2 मिनट लो जरा, तो सेकंड और थर्ड क्वेश्चन में जरा आप मुझे बता दीजिए कि यहां पर किस पर कितना चार्ज है। ओके, ये आयरन के कॉम्प्लेक्सेस मैंने ले रखे हैं, तो यहां भी आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन इसमें कैटायन है और कौन एनायन है। तो आप पॉज करके सॉल्व करो और उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखो, ध्यान दो। आयरन का यहां कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है और कोऑर्डिनेशन नंबर आयरन का यहां भी 6 है। हमने पढ़ा है कि कोऑर्डिनेशन नंबर जब 6 होता है तो आयरन की प्राइमरी वैलेंसी 2 भी हो सकती है और आयरन की प्राइमरी वैलेंसी 3 भी हो सकती है। अगर मैं पहले प्राइमरी वैलेंसी 2 को लेकर बात करूं, अभी पीछे हमने पढ़ा है कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आयरन का 2 और 3 दोनों में होता है। तो अगर मैं पहले 2 ले लूं तो सोचो जरा क्या स्थिति आएगी। FeH2O होल 6, अगर आयरन पर चार्ज +2 है तो आयरन का +2, वाटर का 0, डब्बे पे चार्ज आएगा +2। और सेकंड केस में तुम्हारे पास है FeF6, आयरन का +2 और 6 फ्लोराइड आयंस -6, तो डब्बे पर चार्ज आएगा -4। क्या ये पॉसिबल है? सोच के बताओ जरा, सोच के बताइए, क्या ये सही है? नहीं सही है। क्यों? क्योंकि दोनों डब्बों का चार्ज अलग अलग है। कैटायन पर +2, एनायन पर -4, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब ये जो हमने लिया था ये हमारा डिसीजन रॉन्ग था। तो अब दूसरा पार्ट ले लेते हैं कि अगर प्राइमरी वैलेंसी +3 ले लिया जाए दोनों तरफ, जैसे आपके माइंड में आ सकता है कि क्यों नहीं एक तरफ +2 और एक तरफ 3 ले रहे हैं, आप लेके देख लो तब भी सेटिस्फाई नहीं होगा। तो अगर मैं दोनों तरफ +3 ले लूं तो फर्स्ट केस में आ जाएगा FeH2O होल 6, और चूंकि आयरन हमने लिया +3, वाटर इज न्यूट्रल, तो चार्ज आया +3। और सेकंड पार्ट में FeF6, अगर आयरन +3 और फ्लोराइड 6 है -6, तो इस पर चार्ज आएगा -3, और ये सेटिस्फाई हो गया। तो बड़ी आसानी से आप कर सकते हो। और लास्ट वाला क्वेश्चन देखिए, जब भी तुम्हें कॉम्प्लेक्स इस वाले फॉर्मेट में दिया है तब तो तुम्हें ज्यादा सोचना ही नहीं है, क्योंकि AX/BY में Y A का है और X जो है B का चार्ज है, ये तो आपको पता ही है। तो अगर यहां होल थ्राइस है तो ये इसके ऊपर है, ये होल ट्वाइस है तो ये इसके ऊपर है। तो अगर इनको सेग्रीगेशन किया जाए, इनको सेपरेट किया जाए, सो इन फर्स्ट केस दिस इज FeNH3 होल 6 और इस पर आएगा 2। अब प्लस है कि माइनस, वो अभी हम लोग चेक कर लेंगे। और यहां आएगा, फिलहाल मैंने प्लस लिख दिया है और यहां माइनस लिख दिया है। अब ये सही है गलत है चेक हो जाएगा कैसे? भाई अगर यहां पर ये 0 है और वहां +2 आ रहा है, इट मींस कि ये आयरन +2 होगा, तभी तो +2 और 0 +2। और यहां चूंकि ये -6 है और ये -3 आया है, इट मींस कि ये वाला आयरन +3 है। तो हो गया सेटिस्फाई। तो ये हमारी हेल्प हो सकती है और ये एक इंपॉर्टेंट हेल्प है, क्योंकि कई बार आगे चलकर आपसे कहेगा कि साहब इनका IUPAC नेम लिख दीजिए, या इनके हाइब्रिडेशंस की बात करो, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स बताओ, मैग्नेटिक नेचर बताइए, बहुत सारी चीजें जो इस टॉपिक में आगे आएंगी। तो उसके लिए मेरा एक सजेशन आपसे जरूर होगा कि वो जो लिस्ट पीछे लिखवाई है उससे डरे नहीं, उसको रटें, कोशिश करें कि मेमोराइज करें। 2-3 बार पढ़ लोगे। देखिए मेरा हमेशा कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स के लिए कि चीजों को रटना नहीं है, उसको इतनी बार पढ़ना है,
मल्टीपल टाइम्स आपको रिवाइज करना है तो आपको अपने आप याद हो जाएगा। तो इसलिए ऐसा मत करिए कि भाई आज जो है कसम खा के बैठेंगे सुबह सुबह कि आज जो है हम लोग रट ही डालेंगे इस पेज को। वैसे अगर रटोगे तो शाम तक जो है ना भूल जाएगा आपको। तो ऐसे मत करो, 4-6 दिन तक लगातार एक बार देखो, आपको याद हो जाएगा और फिर हमारी काफी वो मदद भी करेगा। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग क्या बात कर रहे हैं? वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी। ध्यान रहे आज का पूरा क्लास हमारा वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी पर है। कल का क्लास हमारा जो था वो किस पे था, आपको याद हो? बताइए किस बात पर डिस्कस किया था हमने पिछली क्लास में? दैट वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ सिनर्जिक बॉन्डिंग। आज का क्लास है वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी पर, और अगले वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं आपसे सिडविक्स इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल पे, सिडविक्स EAN थ्योरी। एक बार जब ये हो जाता है फिर हम मूव करेंगे IUPAC नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। तो अभी करंट में चल रहा है क्या हमारा डिस्कशन? वर्नर्स थ्योरी। वर्नर साहब ने इतना ही नहीं, अब आगे बढ़ रहा हूं वर्नर थ्योरी पर, इतना ही नहीं ये भी हमको बताया कि साहब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स को कैसे पेज पर रिप्रेजेंट किया जाएगा, कॉपी पर आपकी कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, प्लेन ऑफ पेपर पर कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। इस बात का ख्याल रखिएगा कि उस समय हमें कोवलेंट और आयनिक बॉन्ड नहीं मालूम थे कि क्या होता है। तो उन्होंने एक बड़ी छोटी सी बात बोली थी जो आपके सामने है, और ये भी एक अच्छा पॉइंट है। उन्होंने कहा था प्राइमरी वैलेंसी बाय डैश लाइन, डैश मतलब ये वाली लाइन, ठीक है, इस लाइन से, और सेकेंडरी वैलेंसी बाय सॉलिड लाइन, मतलब ऐसे। ये इसलिए उन्होंने कहा था क्योंकि उनको मालूम था कि ये आयोनाइजेबल होता है और ये नॉन आयोनाइजेबल। तो जो नॉन आयोनाइजेबल है वो थोड़ा मजबूत होगा, इसलिए उन्होंने कहा सॉलिड लाइन, और जो आयोनाइजेबल है वो थोड़ा कम मजबूत होगा, लेस स्ट्रांग होगा, तो इसलिए उन्होंने कहा कि वो डैश लाइन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब अगर तुम्हारे पास, अगर मैं एक छोटा सा यहां पर एग्जांपल लूं कि लेट्स से आपके पास है CO कोबाल्ट H2O होल 6, ठीक है, और यहां पर है Cl3। तो आपका देखो प्राइमरी वैलेंसी यहां +3 है जो सेटिस्फाई होता है 3 क्लोराइड से, सेकेंडरी वैलेंसी 6 है जो सेटिस्फाई होता है 6 वाटर से। तो अगर आपको बोला जाए कि इसका वर्नर्स रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, तो साहब सिंपल से बात है, यहां बीच में कोबाल्ट +3 रख दो, 6 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं जो सॉलिड लाइन से जोड़ो क्योंकि वो सेकेंडरी वैलेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं। बिल्कुल आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ये कोवैलेंट बॉन्ड है, बॉन्ड तो पता ही नहीं था, वर्नर साहब को बॉन्ड तो मालूम ही नहीं था कौन सा है, तो जस्ट उन्होंने कहा कि उसको आप सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट कर दो, तो ये 6 वाटर हो गए। और 3 क्लोराइड जो तुम्हारे सेकेंडरी प्राइमरी वैलेंसी है उसको डैश्ड लाइन से, चूंकि वो नॉन डायरेक्शनल है, उनकी कोई दिशा नहीं है, तो आपकी जिधर इच्छा है उधर आप जोड़ सकते हैं। तो ये एक रिप्रेजेंटेशन हो सकता है फॉर दिस कॉम्प्लेक्स। मैं चाहूंगा कि एक मैं लिखूं और आप लोग जरा सॉल्व करो। ये कॉम्प्लेक्स है COH2O होल 5 मैं ले रहा हूं, ओके, Cl और डब्बे के बाहर 2 क्लोरीन। चलिए फटाफट नोट करिए इसको, ठीक है। देखिए जरा चेक करिए इसका वर्नर्स रिप्रेजेंटेशन क्या होना चाहिए। COH2O होल 5 Cl और डब्बे के बाहर है Cl2। तो अगर आपने कर लिया हो तो आप सुनिएगा, प्राइमरी वैलेंसी अगेन +3 आप चेक कर डालो, तो 3 क्लोराइड इसको सेटिस्फाई करेंगे। सेकेंडरी 6 है जो 5 वाटर 1 क्लोराइड से, इसका मतलब ये वाला जो क्लोराइड यहां रखा है ये प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी दोनों को सेटिस्फाई करेगा। तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो सबसे पहले सेंटर में बना दीजिए कोबाल्ट +2, आपका प्राइमरी वैलेंसी +3 है, और इसके बाद इसके ऊपर 5 वाटर मॉलिक्यूल सेकेंडरी वैलेंसी, तो इन 5 वाटर मॉलिक्यूल को जोड़ दीजिए, कैसे? सॉलिड लाइन से। एक क्लोराइड भी है, ये हो गया आपके 5 वाटर, और एक क्लोराइड को भी इस बार सॉलिड लाइन से क्योंकि वो भी सेकेंडरी है। लेकिन एक क्लोराइड ये ऐसा है जो प्राइमरी सेकेंडरी दोनों है, तो इस क्लोराइड के साथ डॉटेड लाइन भी बना दीजिए, प्राइमरी भी सेकेंडरी भी। बाकी 2 क्लोराइड के लिए सिर्फ डॉटेड लाइन से जोड़ दीजिए किसी भी डायरेक्शन में। तो ये आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। इसमें एक एग्जांपल और लिया जा सकता है थोड़ा चीजों को और क्लियर करने के लिए
कि अगर इन केस कभी जैसे CO H2O होल 4 Cl2 और बाहर है Cl डॉट 2H2O, ये डॉट 2H2O वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, तो समटाइम्स ये भी अगर है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सेंट्रल एटम ड्रॉ करो, कोबाल्ट +3, 4 वाटर मॉलिक्यूल जो कि आपको दिख रहे होंगे सेकेंडरी वैलेंसी है, तो सबसे पहले इन 4 वाटर मॉलिक्यूल्स को ड्रॉ कर दिया मैंने, ये 4। इसके बाद 2 क्लोरीन है, ये दोनों क्लोराइड भी सेकेंडरी वैलेंसी भी है, लेकिन शायद ये सेकेंडरी के साथ साथ प्राइमरी भी है, तो इसमें डॉटेड लाइन भी साथ में डाल दीजिए। एक क्लोराइड सिर्फ प्राइमरी है तो क्लोराइड ऐसे दिखा दीजिए, ये जो बाहर वाला है। अंदर वाले प्राइमरी सेकेंडरी दोनों थे तो मैंने सॉलिड और डैश दोनों इस्तेमाल किया, और बस एज इट इज डॉट 2H2O आप लिख सकते हैं। फाइन। मुझे ऐसा कुछ याद आ रहा है कि यहां पर हम लोग जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, मैं चाहूंगा उसको लेकर थोड़ा सा आपको और मैं क्लियर करूं, तो मैं इसके लिए जो है सबसे पहले आपका बोर्ड जो है लेके आ रहा हूं, ब्लैंक स्पेस जहां पर लिखा जा सके। तो मैं यहां थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा कुछ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के बारे में, क्योंकि मैंने देखा है कई बार इस तरह के क्वेश्चंस आए हैं। ओके, देखिएगा, जैसे एक बड़ा ही फेमस सॉल्ट है, आप सब लोगों ने बचपन से नाम सुना है। बचपन का मतलब मेरा क्लास 9 और 10 से होता है, ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है जब आप क्लास 9 और 10 में होते हैं तब एक्चुअल में आपका बचपन शुरू होता है, उससे पहले आप बिल्कुल मैच्योर नहीं होते हैं। तो ये ब्लू विट्रियल जो है, ये एक बड़ा ही फेमस और नोन जो है कॉम्प्लेक्स है। इसमें आपको 5 वाटर मॉलिक्यूल बाहर दिख रहे होंगे, इनको कहा जाएगा मेरे हिसाब से वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। दिस इज नोन एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ओके, क्रिस्टल फॉर्मेशन के दौरान जो कॉम्प्लेक्स के अंदर आया। एक्चुअल में आपका जो ये कॉम्प्लेक्स है, मतलब ये जो कंपाउंड है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है, जिसमें 4 वाटर मॉलिक्यूल इसके अंदर हैं और बाहर में जो है एक आपका सल्फेट आयन है और डॉट वाटर है। अब ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन अगर आप देखिए तो हमने इसको 2 पार्ट में जो है सेग्रीगेट कर दिया, डिवाइड कर दिया। एक जो डब्बे के अंदर है, इसको हम लोग कहते हैं वाटर ऑफ कोऑर्डिनेशन या कोऑर्डिनेटेड वाटर। ये जेईई एडवांस में पूछा गया है इंटीजर टाइप क्वेश्चन कि बताओ भाई इस कंपाउंड के अंदर वाटर ऑफ कोऑर्डिनेशन कितना है, तो ये संख्या कितनी है, 4। ये आपका जेईई एडवांस में पूछा जा चुका है, तो इसको कहते हैं वाटर ऑफ कोऑर्डिनेशन। और जो इसके बाहर ये वाटर रहता है, इसको हम लोग कहते हैं वाटर ऑफ हाइड्रेशन। क्या कहते हैं इसको, वाटर ऑफ हाइड्रेशन। तो इन पांच में से 4 वाटर ऑफ हाइड्रेशन है और 4 वाटर ऑफ कोऑर्डिनेशन है और 1 वाटर ऑफ हाइड्रेशन है। अब माइंड में हमारे ये भी जाता है कि साहब ये जुड़े कैसे होते हैं, इनकी आपस में लिंकिंग कैसे होती है, तो थोड़ा और सुनो, देखो जरा इनकी लिंकिंग के बारे में अगर मैं बताऊं। देखिए, इसके अंदर कॉपर +2 है, जिससे कि 4 वाटर मॉलिक्यूल कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़े होते हैं। देखिए, वर्नर साहब ने नहीं कहा है कि ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, लेकिन आगे जब आप थ्योरी और पढ़ोगे तब आपको समझ आएगा कि एक्चुअल में ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही होता है। ओके, तो 4 वाटर यहां पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, ये मैंने यहां पर दिखा दिए। तीसरा ये हो गया और चौथा हो गया ये। और ये कॉपर पे जो +2 है, वो अगर आप लोग चाहें तो उस +2 को आप यहां पर भी रख सकते हैं। कहां पर रख सकते हैं +2, ये डब्बे के ऊपर रख सकते हैं। इसके बाद आपका 1 वाटर और है और फिर उसके बाद सल्फेट आयन है। तो ध्यान दीजिएगा, इसके बाद जो आपका 1 और वाटर है उसको मैं ऐसे दिखा दे रहा हूं। सल्फेट आयन है डब्बे के बाहर और क्या है, वाटर मॉलिक्यूल है। तो ये इसके बीच कैसे प्रेजेंट है, तो 1 वाटर अगर मैं यहां और आपको दिखा दूं, 1 मिनट, हां, इसके पहले मैं आपको इसका स्ट्रक्चर कंप्लीट कर दूं। तो इसके बाहर क्या है, SO4-2, S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, O-O-, सुनते रहेगा। और इसके बाद यहां पर रखा है 1 वाटर मॉलिक्यूल, दिस जो डॉट करके आप लोग रखते हैं।
अब जरा इनकी बॉन्डिंग देखिएगा, तो इसके अंदर जो आपका सल्फेट आयन है, सल्फेट आयन, वो सल्फेट आयन आयनिक बॉन्ड बना रहा है, ये आयनिक इंटरेक्शन हो गया। एट द सेम टाइम यहां पर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी आप दिखा सकते हैं, कौन सी, ये इसके ऑक्सीजन इसके हाइड्रोजन तो हैं ही, ये ऑक्सीजन के भी चारों तरफ ये प्रेजेंट है, समझिएगा, ये भी एक तरह की इन ऑक्सीजन की इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और इस पॉजिटिव चार्ज के साथ इसका आयन डाइपोल अट्रैक्शन है। जरा समझने की कोशिश करना, मैंने क्या क्या दिखाने की कोशिश की है। मैं थोड़ा सा इसको चाहूंगा कि आप लोग केयरफुली ध्यान दीजिएगा जो मैं अब बोलने जा रहा हूं, कि आपका जो यहां पर सल्फेट आयन है वो आयनिक बॉन्ड से जुड़ा है, लेकिन ये वाटर किससे जुड़ा है, ये वाटर इन सल्फेट से हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा है, इन वाटर मॉलिक्यूल्स से भी हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा है, और जो डब्बे पर पॉजिटिव चार्ज है उसके साथ आयन डाइपोल अट्रैक्शन से जुड़ा है। यही कारण है कि जब आप कॉपर सल्फेट .5H2O को फर्स्ट टाइम करीब 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हो और आपसे कहा जाए कि जब वाटर इसमें से भागेगा तो कौन से वाटर मॉलिक्यूल पहले भागेंगे, अगर ये कहा जाए, देखिए ये फर्स्ट कैटेगरी के वाटर हैं, ये दोनों, ये सेकंड कैटेगरी के वाटर हैं, क्या कैटेगरी का मतलब है वो समझा रहा हूं, और ये थर्ड कैटेगरी का है, तो सबसे पहले इसके दो वाटर मॉलिक्यूल भागते हैं, और वो भी कौन से दो भागते हैं, फर्स्ट कैटेगरी वाले रिमूव हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि फर्स्ट कैटेगरी वाले सिर्फ किससे जुड़े हैं, कोऑर्डिनेट से, सेकंड कैटेगरी वाले किससे जुड़े हैं, कोऑर्डिनेट और हाइड्रोजन बॉन्ड दोनों से। इसलिए जब आप कॉपर सल्फेट को और गर्म करते हो करीब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तब यहां पर जो सेकंड कैटेगरी वाले हैं वो भागते हैं और कंपाउंड आता है कॉपर सल्फेट .H2O। फिर इसको आप गर्म करते हो करीब 120 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे ऊपर, जब आप इसको गर्म करते हैं तो जो थर्ड कैटेगरी का वाटर है वो रिलीज होता है और बनता है कॉपर सल्फेट सॉलिड। अच्छा, क्वेश्चन अराइज होता है कि थर्ड कैटेगरी वाला सबसे लास्ट में क्यों गया, क्योंकि थर्ड कैटेगरी वाला काफी स्ट्रांगली बॉन्डेड है, सल्फेट के साथ बॉन्डेड है हाइड्रोजन बॉन्ड से, इन वाटर से बॉन्डेड है, आयन डाइपोल अट्रैक्शन है, तो इसलिए वो सबसे बाद में निकलता है। और ये भी आप जान लो कि जैसे ये आपको पता होगा कि डीप ब्लू, गहरे नीले रंग का कंपाउंड होता है, वाटर निकलने के बाद कॉपर सल्फेट जो यहां बना .3H2O, ये लाइट ब्लू कलर का होता है। इसके बाद ये जो बनता है ये ऑलमोस्ट व्हाइट होता है, लगभग व्हाइट हो चुका है, और फाइनली ये कलरलेस है। अब ये वाटर के निकलने से इसका कलर क्यों चेंज हो रहा है, ये चर्चा हम अभी आज नहीं करेंगे, ये डिस्कशन हम कभी बाद में करेंगे जब हम लोग कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स के बारे में चर्चा करेंगे। इसी मौके पर मैं एक लाइन और बोलना चाहूंगा, एनसीईआरटी में कहीं लिखा है कि कॉपर सल्फेट .5H2O को गर्म करें तो वो फाइनली कलरलेस हो जाता है। यस, करेक्ट, कलरलेस हो जाता है, लेकिन कहते हैं कि अगर उसको ऐसे ही रख दें और अगर मॉइस्चर की या पानी की एक बूंद भी उसमें गिर जाए तो फिर से वो डीप ब्लू हो जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही इसमें मॉइस्चर दोबारा आएगा ये कंपाउंड फिर से बदल के यहां आ जाएगा। जैसे ही इसमें मॉइस्चर की ड्रॉप्स या वाटर ड्रॉपलेट्स दोबारा आएंगी, ये दोबारा इसमें कन्वर्ट हो जाएगा और कंपाउंड हो जाएगा डीप ब्लू। सो दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वीडियो को पॉज करें, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, इसको अच्छे से देखें, समझें, नोट करें और तब आप आगे बढ़िएगा। लेकिन मैं जो है आगे बढ़ रहा हूं इसमें फर्दर। इनफैक्ट मैं यहां से एक पेज और ले रहा हूं। ओके, सेकंड पेज पर आ जाते हैं। समझिए, जैसे मान लीजिए, थोड़ा और समझाना चाहूंगा, जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए कि साहब कोबाल्ट क्लोराइड .6H2O के क्या पॉसिबल रिप्रेजेंटेशंस हो सकते हैं। मतलब इसको अगर मैं कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखना चाहूं तो मैं कैसे कैसे लिख सकता हूं। तो देखिए यहां पर इसका प्राइमरी वैलेंसी कोबाल्ट का +3 है और इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा, जो पीछे हमने लिस्ट पढ़ी है अभी, उसके आधार पे। अब अगर मैं इसके डिफरेंट जो है स्ट्रक्चर या फार्मूला लिखूं तो पहला ऑप्शन है कि 6 वाटर अंदर ले लेते हैं
और 3 क्लोराइड आयन बाहर ले लेते हैं। ये बात समझ आई? सेटिस्फाइड है ना? प्राइमरी वैलेंसी +3 कोऑर्डिनेशन नंबर 6। दूसरा कि मैं कोबाल्ट और 5 वाटर अगर अंदर ले लूं तो 6th सेकेंडरी वैलेंसी के लिए क्लोराइड, 2 क्लोराइड बाहर और 1 वाटर ऑफ हाइड्रेशन बाहर ले लेते हैं। ये भी सही है, प्राइमरी वैलेंसी भी +3 सेटिस्फाइड होगी, सेकेंडरी भी 6 है। अगला क्या हो सकता है? अगला हो सकता है कोबाल्ट H2O होल 4 ले लें, यहां पर Cl2, डब्बे के बाहर Cl और 2 वाटर ऑफ हाइड्रेशन। एंड द लास्ट पॉसिबल ऑप्शन इज कि हम अगर वाटर अंदर 3 ले लें, 3 क्लोराइड ले लें और बाहर 3 वाटर ले लें। लेकिन जैसा मेरा मानना है कि इस तरह के कॉम्प्लेक्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं। देखिए, बाहर वाटर तब तक नहीं होगा जब तक कि यहां कोई चार्ज ना हो, और यहां इस बार चार्ज कितना है? 0, न्यूट्रल। तो फिर उस वाटर और उस कॉम्प्लेक्स के बीच कोई इंटरैक्शन नहीं होगा, इसलिए इस तरह का कॉम्प्लेक्स पॉसिबल नहीं है। नो, मेरा पॉइंट यहां पर है नो इंटरैक्शन, आप लोग नोट कर लीजिएगा, नो इंटरैक्शन बिटवीन कॉम्प्लेक्स एंड H2O। कॉम्प्लेक्स और वाटर के बीच कोई इंटरैक्शन नहीं है, क्योंकि यहां पर कोई चार्ज नहीं है, और अगर कोई भी चार्ज नहीं होगा तो इसका इंटरैक्शन कैसे होगा? तो ध्यान रखिएगा, ये पॉसिबल नहीं होगा। तो ये 3 पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। अच्छा, अब लैब में कई बार हमें ये क्वेश्चन बोला जा सकता है कि साहब बताओ, लैब में जाकर कैसे पता करोगे कि ये इनमें से कौन है? भाई, इस फार्मूले के तीनों स्ट्रक्चर हैं, एक प्रकार से ना एक तरह के स्ट्रक्चरल आइसोमर हैं, जिन पर हम आगे चर्चा करेंगे भी, आइसोमेरिज्म पर भी। लेकिन मान लो आपसे कहा जाए कि एक साहब एक टेस्ट ट्यूब है, उनमें से इसमें कोई एक है, तो बताओ कौन सा है? तो मैं एक बड़ा सिंपल सा टेस्ट आपको बता रहा हूं कि लेट्स से कॉम्प्लेक्स ये वाला है, इसका आप 1 मोल लीजिए और किसी रिएजेंट से वेल नोन, जैसे सिल्वर नाइट्रेट के एक्सेस से, अधिकता में एक्सेस को मैंने शॉर्ट में XS लिखा हुआ है, एक्सेस से रिएक्शन कराइए, तो शायद आपको AgCl का जो प्रेसिपिटेट मिलेगा वो सिर्फ 1 ही मोल होगा। समझ आई बात? क्यों? क्योंकि इसके 1 मोल से, सॉरी 1 मिनट, इसके 1 मोल से जो आपको मिलेगा AgCl, उसके मोलों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3। क्यों 3 हो जाएगी? क्योंकि इसके 1 मोल से 3 क्लोराइड मिलेंगे, जबकि अगर इसका आप 1 मोल लें और इसकी रिएक्शन अगेन सिल्वर नाइट्रेट के एक्सेस से कराएं, तो आपको जो AgCl का प्रेसिपिटेट मिलेगा वो 2 मोल मिलेगा, क्योंकि इसके 1 मोल में 2 क्लोराइड है, इसके 1 मोल में 2 क्लोराइड आयंस मिलेंगे। और यहां अगर आप फाइनली 1 मोल लें, तो उस कंडीशन में अगर सिल्वर नाइट्रेट एक्सेस से रिएक्शन कराएं, तो उस कंडीशन से जो AgCl का प्रेसिपिटेट आएगा वो सिर्फ 1 मोल आएगा। तो एक सिंपल सा तरीका ये हो सकता है कि साहब लैबोरेटरी में इनका 1 मोल एक्सेस सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन कराइए, डिफरेंट मोल AgCl के मिलेंगे। भाई, इसके 1 मोल में क्लोराइड के 3 मोल हैं, इसके 1 मोल में क्लोराइड के 2 मोल हैं, इसके 1 मोल में क्लोराइड का 1 मोल है। और इतना ही नहीं, मैं आपको थोड़ा और भी क्लियर कर देता हूं, ठीक है? मैं थोड़ा और क्लियर कर देता हूं। देखिएगा कि जैसे आपका जो पहला कॉम्प्लेक्स है A, जो अभी हमने ड्रॉ किया है, COH2O होल 6 Cl3, ये पहला था। दूसरा था हमारे पास COH2O होल 5 Cl, डब्बे के बाहर Cl2 डॉट H2O। और तीसरा जो है वो हमारे पास था COH2O होल 4 Cl2, डब्बे के बाहर Cl डॉट 2H2O। ये हमारे पास 3 कॉम्प्लेक्स थे यहां पर, जो अभी हम लोगों ने ड्रॉ किए। मैं आपको दिखा दूं, ये 3 कॉम्प्लेक्स, दिस वाज कॉम्प्लेक्स A, दिस वाज कॉम्प्लेक्स B एंड दिस वाज कॉम्प्लेक्स C। तो एक तरीका है सिल्वर नाइट्रेट के डिफरेंट मोल्स से आप पता कर सकते हैं, और दूसरा इसका जो तरीका है वो ये कि आप ना इनकी रिएक्शन जैसे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से कराएं, कॉन्क H2SO4। तो मैं यहां लिख रहा हूं नो वेट लॉस। एक जानकारी आपको पता होगी, मैं बता दूं कि जो H2SO4 होता है तुम्हारा, वो ड्राइंग एजेंट होता है, मतलब वो कंपाउंड से पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो यहां से पानी एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि सारा पानी अंदर है और अंदर वाला वाटर आप एब्जॉर्ब नहीं करा पाओगे, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, स्टेबल है, वो नहीं निकलेगा।
तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ इसकी नो रिएक्शन, और वहीं अगर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 इसके साथ अटैक करे, अगर हमारा कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 जो है सेकेंड मॉलिक्यूल के साथ अटैक करे तो वेट लॉस होगा, थर्ड के साथ अटैक करे तो वेट लॉस और ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि पहले में एक वाटर को ये निकाल के ले जाएगा तो इसके मास में कमी आएगी, सेकंड में और निकाल के ले जाएगा। तो अगर मैं कहूं कि लॉस इन मास सबसे ज्यादा कहां होगा, सी में, फिर बी में, फिर ए में। ए में तो कह सकते हैं नो रिएक्शन, रिएक्शन ही नहीं होगी। कई बार ना तुम्हारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में परसेंटेज लॉस दिया होता है, फिर उससे कैलकुलेट करते हैं कि कितने वाटर बाहर हैं। मैं आपको एक रफ आइडिया दे रहा हूं कि जिसके अंदर एक वाटर बाहर है, जिसके अंदर एक वाटर बाहर है उसमें करीब 6 से 7% मास का कमी आता है, जिसमें 2 वाटर बाहर हैं उसमें करीब 12 से 13% का वाटर का लॉस होता है। आप रफली याद रख सकते हो। तो अगर क्वेश्चन में कहेगा कि साहब इसमें 6.75% वाटर में मास में कमी आई, इसका मतलब उसमें एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर होगा। मास में कोई कमी नहीं आई तो मतलब बाहर वाटर होगा ही नहीं। बाकी आप मोल कॉन्सेप्ट से कैलकुलेट भी कर सकते हो परसेंट की मदद से, बट एक रफ आइडिया है, इससे आपका काम चल जाएगा। एक और लाइन जोड़ दूं, अगर इसी में देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो इससे अटैच्ड मैं मतलब इसी से रिलेटेड मैं बता रहा हूं। इसी में अगर पूछ लिया जाता कि साहब इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस कहां सबसे ज्यादा है, तो शायद सबसे ज्यादा ए में होता, उससे कम बी में और उससे कम सी में। क्यों ऐसा है? क्योंकि ए में जो नंबर ऑफ आयंस हैं पर मॉलिक्यूल वो 4 हैं, यहां 3 हैं, यहां 2 हैं। भाई पहले वाले में नंबर ऑफ आयंस कितने हैं? 4। कैसे? अगर आप इसको ब्रेक करोगे तो 3 क्लोराइड और 1 डब्बा। अरे वो जो डब्बा अलग होगा वो भी तो आयंस होगा ना, उसको मत भूल जाइएगा। जो डब्बा अलग होगा कॉम्प्लेक्स आयन, वो 1 आयन और 3 क्लोराइड, तो टोटल 4 आयन हो गए। सेकंड में 2 क्लोराइड और ये कॉम्प्लेक्स, टोटल 3, और यहां 1 क्लोराइड और 1 डब्बा, टोटल 2। और आपको पता है जिसमें जितने ज्यादा आयंस हैं उसमें उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस होगा। कई बार स्टूडेंट्स के माइंड में एक बात आ सकती है ये पढ़ते पढ़ते कि साहब मान लो कभी अगर ऐसा हो जाए कि आयंस की संख्या अगर बराबर हो जाए तो कैसे पता किया जाएगा कि किसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ज्यादा है? देखो जरा, जैसे आपके पास यहां पर मैं 2 कॉम्प्लेक्स ले रहा हूं, एक सिल्वर का है और एक कोबाल्ट का है। ध्यान दो, कॉम्प्लेक्स ए और कॉम्प्लेक्स बी। एक और ये क्वेश्चन जो है सॉल्व कर लेते हैं। जिन लोग को लगता है कि वो कर सकते हैं तो वो जल्दी से सोच के बताएं कि कॉम्प्लेक्स ए में और कॉम्प्लेक्स बी में जो है कहां पर कंडक्टिविटी ज्यादा होगी। चलिए 30 सेकंड्स आपके पास है, मुझे लगता है 30 सेकंड से ज्यादा क्वेश्चन में समय भी नहीं लगेगा, तो फटाफट जरा सॉल्व करके मुझे बता दीजिए कि कॉम्प्लेक्स ए और कॉम्प्लेक्स बी में किस कॉम्प्लेक्स का कंडक्टेंस ज्यादा होगा। ओके, तो देखिए पहले वाले कॉम्प्लेक्स में 2 आयंस हैं, एक डब्बा और एक क्लोराइड, यहां भी 2 आयन हैं, तो आयंस की संख्या तो बराबर है, लेकिन यहां पर -2 और +2 चार्ज है और यहां -1 और +1 चार्ज है। तो आयंस भले ही ज्यादा हों लेकिन कंडक्टिविटी या इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस किसका ज्यादा होगा? बी का, क्योंकि बी जब मूव करेगा तो ज्यादा चार्ज फ्लो होगा, ए जब मूव करेगा तो कम चार्ज फ्लो होगा। तो अगर आयंस की संख्या इक्वल हो जाए तो आप वहां पर चार्ज देख लेना कि जिसके ऊपर चार्ज ज्यादा है वो ज्यादा कंडक्टेंस शो करेगा। तो अब तक अगर आप लोगों को क्लियर आ गया हो तो मैंने यहां से शुरुआत की थी। पहले तो आपको मैंने वाटर ऑफ ये लाइक कोऑर्डिनेशन और वाटर ऑफ हाइड्रेशन का डिफरेंस बताया। आप वीडियो पॉज करके इसको भी लिख लीजिएगा। सेकंड नंबर पर मैंने आपको बताया कि लाइक कैसे पता करेंगे कि कौन सा वाला टेस्ट ट्यूब के अंदर कॉम्प्लेक्स है आपका। तीसरे में मैंने बताया कि कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की मदद से कैसे पता करेंगे। तो ये आप लोग जो है इसको नोट कर लीजिएगा। मैं वापस आ रहा हूं
अपने कॉन्सेप्ट पर जो हमारा चल रहा था वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी, ठीक है, और ये हम प्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पढ़ रहे थे। मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, उम्मीद करता हूं कि आप सारे लोग इसको सॉल्व कर लोगे। तो आपको मैं 1 मिनट देता हूं, वीडियो पॉज करो, 1 मिनट लो और मुझे इसका आंसर दो। चलो जल्दी से। ओके, तो सुनिएगा फिर। तो क्वेश्चन आपका यह है कि इस कंपाउंड का 1 मोल लेने से 2 मोल क्लोराइड आयन मिलना चाहिए, तभी तो 2 मोल AgCl आएगा। तो सिंपल से बात है कि ये जो कॉम्प्लेक्स आपका है ये कुछ इस प्रकार से होना चाहिए जिसमें 2 क्लोराइड बाहर हो। अगर 2 क्लोराइड बाहर हैं तो 1 क्लोराइड अंदर होगा। चूंकि कोऑर्डिनेशन नंबर क्रोमियम का 3 है, भाई प्राइमरी वैलेंसी क्रोमियम के +3 है, तो पीछे लिस्ट में था भी हमारे के सेकेंडरी वैलेंसी 6 होगी। तो अगर 2 क्लोराइड बाहर है तो 1 क्लोराइड अंदर होगा। सेकेंडरी वैलेंसी 6 है, तो सेटिस्फाई करने के लिए 1 क्लोराइड हो गया तो 5 वाटर हो गए, और इसका मतलब 1 इसके अंदर वाटर ऑफ हाइड्रेशन है जो डब्बे से बाहर है। तो ये एक सिंपल क्वेश्चन है और मुझे लगता है कि ये जेईई मेन लेवल या नीट लेवल पर ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है, नॉट फॉर जेई एडवांस्ड। तो जेई एडवांस्ड पॉइंट ऑफ व्यू से चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और 1-2 क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। अगला क्वेश्चन ये मैं कह सकता हूं जेई एडवांस लेवल पर हो सकता है, ठीक है। चलो अगेन वीडियो पॉज करें और सॉल्व करें, और मैं सॉल्यूशन दे रहा हूं, उसको जो है उसके बाद देखें, ठीक है। मेरा सॉल्यूशन ये है कि क्वेश्चन कहता है कि साहब हमारे पास कोबाल्ट क्लोराइड .6H2O का 1 मोलर सॉल्यूशन है और 100 ml वॉल्यूम है। इसका रिएक्शन जब हमने 1 मोलर सिल्वर नाइट्रेट से कराया तो इसका कितना वॉल्यूम चाहिए, यह क्वेश्चन में हमें बताना है। लेकिन ये तो तुम तभी बता पाओगे जब ये पता चले कि इसमें से क्लोराइड कितना मिलेगा, उसके लिए इसका स्ट्रक्चर चाहिए। लेकिन क्वेश्चन में एक छोटी सी बात दे रखी है इसने कि साहब वांट ऑफ फैक्टर इसका 3 है। आपको मालूम होना चाहिए कि जब क्वेश्चन में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन नहीं दिया जाता है तो हम मान लेते हैं एजम्पशन कि कॉम्प्लेक्स का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा 1 है, मतलब 100%। और जब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा 100% होगा, और आपको पता है फॉर्मूला अल्फा इक्वल टू I-1/n-1, तो जब अल्फा 1 है तो उस कंडीशन में I बराबर क्या हो जाएगा n, और वही आपका क्वेश्चन में दिया है 3। और n क्या होता है? n होता है नंबर ऑफ आयंस पर मॉलिक्यूल। इसका मतलब नंबर ऑफ आयंस पर मॉलिक्यूल इसमें 3 है। अगर आपको 3 आयन चाहिए तो एक तो डब्बा होगा, तो फिर 2 क्लोराइड बाहर होंगे, क्योंकि स्मॉल n इज द नंबर ऑफ आयंस पर मॉलिक्यूल एंड दिस इज 3। तो 2 क्लोराइड पक्का बाहर होंगे, एक डब्बा 2 क्लोराइड। और डब्बे के अंदर क्या होगा? कोबाल्ट होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 सेटिस्फाई करने के लिए 5 ये और 1 क्लोरीन, और 1 वाटर जो है इसके बाहर होगा। क्यों ऐसा? क्योंकि कोबाल्ट की चूंकि प्राइमरी वैलेंसी 3 है, और जब ऐसा होता है तो उसकी सेकेंडरी वैलेंसी 6 होती है। अब हमारे पास फार्मूला आ गया, तो अब इस क्वेश्चन के अगर सॉल्यूशन पर जाएं फाइनली, कि जैसे इसमें आपको यह कहा गया था कि कोबाल्ट COH2O होल 5 Cl, और यहां पर बाहर रखा है Cl2.H2O। अगर इसका मोलैरिटी 1 है और वॉल्यूम 100 ml है, समझो मेरी बात, तो इसके मोलों की संख्या हो जाएगी मोलारिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर्स। ये आपको पता है, मोलारिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर्स 100/1000, सो मोल्स 0.1। तो फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोराइड कितने हो जाएंगे? शायद इसके डबल, क्योंकि हर एक मोल से
2 मोल क्लोराइड आयन मिलेंगे। इसके 1 मोल से 2 क्लोराइड आयन मिलेंगे, तो जितने मोल कॉम्प्लेक्स के आए उसका डबल क्लोराइड के मोल, और जितने मोल क्लोराइड हैं उतने ही मोल आपको आवश्यकता किसकी पड़ने वाली है, सिल्वर नाइट्रेट की, मोल्स ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। क्यों? 1 मिनट। अगर आप यहां पर देखें तो मेरा क्वेश्चन आपसे जो था यहां पर वो ये है कि जो आपके क्लोराइड के मोल्स होंगे उतने ही मोल सिल्वर नाइट्रेट की आवश्यकता होगी। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, जरा देखिएगा। क्योंकि जब भी सिल्वर नाइट्रेट का 1 मोल क्लोराइड के 1 मोल से रिएक्ट करेगा तो सिल्वर क्लोराइड का 1 मोल बनेगा। मतलब इनका रिएक्शन का रेशियो 1:1 है। इसका मतलब यह हुआ कि मोल्स ऑफ सिल्वर नाइट्रेट जो रिक्वायर्ड हैं वो आपके 0.2 हैं, और ये बराबर इसकी मोलारिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर्स, किसका, सिल्वर नाइट्रेट का। तो मैं लिख सकता हूं फाइनली कि 0.2 बराबर इसकी मोलारिटी 1 इनटू वॉल्यूम इन लीटर, क्योंकि मोलारिटी उसका भी 1 दिया हुआ था। तो सिल्वर नाइट्रेट का जो वॉल्यूम रिक्वायर्ड है वो 0.2 लीटर है, या कह लीजिए 200 मिलीलीटर है। दिस इज द आंसर। तो ये क्वेश्चन में कह सकता हूं एडवांस लेवल पर। मैं दोबारा समझा दे रहा हूं। क्वेश्चन में 1 टाइप फैक्टर 3 दिया था, अल्फा नहीं दिया है, तो मैंने कहा मान लेते हैं 1 कॉम्प्लेक्स के लिए, तो अल्फा बराबर 1 है तो I बराबर n, मतलब 3 आयन यहां मिलने चाहिए, और 3 आयन लाने के लिए हमने 2 क्लोराइड बाहर रखे और बाकी डब्बे में। फिर हमने कहा कि कॉम्प्लेक्स का मोल अगर 0.1 है, अगर हमारा जो कॉम्प्लेक्स है उसका अगर मोल 0.1 है, ठीक है, तो क्लोराइड के जो मोल्स होंगे वो 0.2 होंगे। और यह भी क्लियर है कि जितना मोल क्लोराइड होगा उतना ही सिल्वर नाइट्रेट चाहिए, क्योंकि इनका रेशियो 1:1 है। इससे हमें मिला कि सिल्वर नाइट्रेट के रिक्वायर्ड मोल्स 0.2, जो बराबर उसका मोलारिटी इनटू वॉल्यूम। सिल्वर नाइट्रेट का मोलारिटी दिया है 1, वॉल्यूम निकालना था, आंसर आ गया। तो ये एक थोड़ा, मैं नहीं कहूंगा कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हां जेईई एडवांस लेवल पर ठीक ठाक क्वेश्चन है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा पॉज करके वीडियो को। आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन शायद मेरे पास और है, और ये भी जेईई एडवांस लेवल पर है। मैं चाहूंगा कि आप एक बार ट्राई कर लो अगेन। इस बार आपके पास 2 मिनट है, वीडियो पॉज करके आप सॉल्व करें, और उसके बाद जो मैं बोलने जा रहा हूं वो सुनिएगा। क्वेश्चन में कहा गया है कि आपका जो CrCl3.6H2O ये कॉम्प्लेक्स जो है, इट शोज नो लॉस इन मास ऑन रिएक्शन विद H2SO4। इस लाइन को देखिएगा, इट शोज नो मास ऑन रिएक्शन विद H2SO4। ये जो इसने बात कह दी ना साहब यहां पर कि कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से रिएक्शन करने पर नो लॉस, इसका मतलब ये कह रहा है नो रिएक्शन, इसका मतलब कह रहा है नो वाटर आउटसाइड, मतलब डब्बे के बाहर कोई पानी नहीं। चूंकि प्राइमरी वैलेंसी क्रोमियम का +3 है और सेकेंडरी 6 है, तो मैं कह दूंगा कि जब पानी बाहर बिल्कुल नहीं होगा तो सभी 6 वाटर अंदर और 3 क्लोरीन बाहर। पहला तो ये पता चल गया इससे कि H2SO4 के साथ नो लॉस, नो रिएक्शन, नो वाटर आउटसाइड, मतलब डब्बे के बाहर पानी नहीं रखना है, तो सारा 6 पानी अंदर रहेगा। क्वेश्चन में अब आपसे पूछा गया है कि अगर इसका 1 मोलल सॉल्यूशन लिया जाए, और क्वेश्चन में मोलल एलिवेशन कांस्टेंट या एबोलियोस्कोपिक कांस्टेंट 0.512 केल्विन पर मोलल आपको दिया है, देन यू हैव टू फाइंड द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये क्वेश्चन एक्चुअल में सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से है, सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से। मैं आपको लास्ट टाइम भी बोल चुका हूं, पिछले क्लासेस में भी, कि इस टॉपिक का इस्तेमाल करके हम केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, मेटलर्जी, सॉल्ट एनालिसिस, इन सारे टॉपिक के क्वेश्चन बना सकते हैं। नेक्स्ट टाइम मैं जब आऊंगा तो मैं कुछ और क्वेश्चंस लेकर आऊंगा जो कि आपको समझाएंगे कि इसी कॉन्सेप्ट का हम अलग अलग टॉपिक में कैसे इस्तेमाल करते हैं। फाइन, तो जरा देखिएगा। अब अगर आपको फार्मूला याद हो, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टीबी,
जो कि आप पढ़ते हो Kb इंटू मोलालिटी इंटू वांटा फैक्टर। अब क्वेश्चन में Kb दिया है 0.512, मोलालिटी 1 है, रही बात वांटा फैक्टर की, तो कॉम्प्लेक्स आपके पास ये है, अल्फा कुछ नहीं बताते हैं तो हम लोग हमेशा 1 लेते हैं, और अगर अल्फा 1 है तो वांटा फैक्टर बराबर n है, जबकि n होता है नंबर ऑफ आयंस पर मॉलिक्यूल, और इसमें नंबर ऑफ आयंस पर मॉलिक्यूल कितना है 4। कैसे 4 भाई, 3 क्लोराइड आयन जो डब्बे से बाहर हैं और एक आपका डब्बा, तो ये टोटल 4। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए तो आपको आंसर मिल जाएगा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का। तो ऐसे क्वेश्चंस भी रिलेटेड टू बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, या यू कैन से वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, अच्छे से इस्तेमाल होता है। तो नेक्स्ट क्लास में मैं कुछ और पहले इसके क्वेश्चंस पर डिस्कशन करूंगा, मतलब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का इस्तेमाल हम किस तरह से अलग अलग टॉपिक में करते हैं, इसके हम लोग कुछ क्वेश्चंस पढ़ेंगे, और फिर आगे बढ़ चलेंगे हम सिडविक्स EAN थ्योरी की तरफ, सिडविक्स EAN रूल की तरफ। तब तक आप पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। चलिए, थैंक यू।